आ जाए फटाफट। और जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं, नए जो व्यूअर्स हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं और या फिर मध्य प्रदेश पर आधारित जो भी एमसीक्यू सीरीज मैं लेके आ रहा हूं उनको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि सारे जितनी भी लाइव क्लास हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे और लगातार आप मेरी लाइव क्लास के साथ में जुड़े रहेंगे। जल्द से जल्द आ जाएं। 3:01 हो चुका है। 1 मिनट तक और वेट करते हैं। ठीक 3:02 से हम स्टार्ट करेंगे इसको। और जितने भी विद्यार्थी नए हैं वो सब्सक्राइब करें मैंने चैनल को और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। हेलो शिवांगी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए समय हो गया है, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 3:02 हो चुके हैं। चलिए ये आ गया पहला क्वेश्चन। बताएं जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी। ये ऑप्शन है आपके सामने। पहला 16 अप्रैल 19, 13 अप्रैल 19, 3 अप्रैल 19 या फिर 26 अप्रैल 19। वंदे मातरम रूमिल जी, बताएं इसका आंसर क्या है। जलियांवाला हत्याकांड की जो घटना थी वो किस दिन घटी थी, डेट के अकॉर्डिंगली बताएं। इसमें आंसर आ रहा है, सभी लोग दे रहे हैं। सेकंड पर आ रहे हैं रूमिल जी, यीशु, देव जी भी सेकंड पर हैं। चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। 13 अप्रैल 1919 इट्स अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी, जलियांवाला हत्याकांड। और इस समय ये अमृतसर में हुई थी ये घटना। ठीक है, और ये रोलेक्ट एक्ट जो लेके आए थे, ठीक है ना, रोलेक्ट एक्ट के लिए उसके विरोध में एक सभा आयोजित की थी। उस सभा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। उस समय ये हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने बड़ी जितनी भी भीड़ थी सब पर गोलियां चला दी थी और इसमें हजारों लोग मारे गए थे। और ये जलियांवाला एक बाग था, वहां पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। तो ये जो घटना घटी थी ये 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। चलिए बताएं इसका आंसर क्या है। गुड आफ्टरनून तरोले जी, सॉरी आपका नाम क्लियर समझ में नहीं आ रहा। चलिए गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अगला क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या पंडित मोतीलाल नेहरू। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन था, बताएं इसका आंसर। चलिए आंसर आना चालू हो गया है। प्रमोद जी ने पहला चुना है, देव जी भी पहले पर आ रहे हैं, वेरी गुड। रूमिल जी सेकंड पर आ रहे हैं, सोनाली जी पहले नंबर पर हैं। चलिए फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। लाहौर अधिवेशन हुआ कब था, सबसे पहले ये याद रखना बहुत जरूरी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है ना, ये हुआ था 29 में 1929 में ये लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग की थी इसमें, ठीक है ना। और इसी में
इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्ष चुना गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अच्छा, इस लाहौर अधिवेशन, ठीक है, ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी? बताएं, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या होम रूल? बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए आंसर आना चालू हुआ। देव जी सेकंड पर आ रहे हैं। अन्य विद्यार्थी, शिवांगी जी सेकंड पर हैं, रूमिल जी फर्स्ट पर हैं, प्रमोद बाथम जी थर्ड नंबर पर आ रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद में उस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है, जिन विद्यार्थियों ने सेकंड नंबर लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन को ही बोलते हैं, ठीक है ना। और ये नमक का कानून जो तोड़ा, नमक बनाया था, कहाँ बनाया था? ये महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च को, ठीक है ना। जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को ये साबरमती से ये यात्रा चालू की थी। कौन सी? ठीक है, जिसको बोलते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा चालू की थी, है ना। और दांडी में पहुंचकर इन्होंने कब पहुंचे थे? ये 12 मार्च से चालू की थी और 6 अप्रैल को पहुंचे थे। ये 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। उसके तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। दांडी में जाके नमक, ठीक है, 12 मार्च को ये चालू हुई थी दांडी यात्रा और 6 अप्रैल को जाकर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और उसके बाद में इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी 6 अप्रैल को। बिल्कुल सही कहा कुर्मी जी ने। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। 54वां क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय या बाल गंगाधर तिलक? आनंद मठ जो एक उपन्यास है उसके लेखक कौन हैं? बताएं। चलिए इसका आंसर भी आना चालू हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, हर विद्यार्थी जो पढ़ रहा है वो आराम से दे सकता है इसका आंसर, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी इज द करेक्ट आंसर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास लिखी थी, ठीक है। और इस उपन्यास, ये उपन्यास 1700 के दौरान जो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पे आधारित ये उपन्यास थी जिसको बोलते हैं आनंद मठ, ठीक है ना। उस उपन्यास की रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब की थी इसकी रचना? 1852 में। 1852 में इस आनंद मठ उपन्यास की रचना की थी और इसी उपन्यास से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम,
वंदे मातरम लिया गया है, ठीक है ना। जो वंदे मातरम गीत है वो इसी उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से इस्तीफा दिया था? जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके विरोध में वायसराय का जो कार्य परिषद थी उसे एक इस्तीफा दिया गया था। किसने दिया था? सीपी रामास्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्ना, बीएन शर्मा या शंकरन नायर? कौन सा आंसर सही है इसका, बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। जिन्ना जी तो पहले से ही रईस थे साहब, वो कार्य परिषद में नहीं थे वायसराय की। चलिए इसका जो आंसर है शंकरन नायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड के समय विरोध किया था और वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दिया था। तो इसका जो आंसर है वो है शंकरन नायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? बताएं कौन सा इसका स्थान है, कहां से इसकी स्थापना की थी? बताएं ढाका, नैयदाव, इस्लामाबाद या फिर मस्कट? मुस्लिम लीग की स्थापना कहां की गई थी? इसका आंसर दें। चलिए आंसर आना चालू हुआ। देवजी, रोमिल, पवन, कुर्मी जी, शिवांगी, अनिल यादव जी, सभी लोग पहले नंबर पर जा रहे हैं यानी कि ढाका पर। चलिए बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, ढाका इज द करेक्ट आंसर। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, ढाका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत 1906 में की गई थी और ये जो आंदोलन उभरा था मुस्लिम लीग की स्थापना का, इस आंदोलन का नाम था अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ से चालू हुआ था ये जो आंदोलन है ये अलीगढ़ से चालू हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में ये आंदोलन बड़ा रूप लिया और उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसमें जो उसका प्रमुख उद्देश्य था वो था मुस्लिमों के अधिकार की रक्षा करना था, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद में इन्होंने इस मुस्लिम लीग के द्वारा ही अपने लिए एक अलग देश की मांग रखी थी, ठीक है। 1906 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना, डेट सन जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए सॉरी, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु द्वारा शुरू की गई? बताएं गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या गुरु हरि राय? कौन सा आंसर सही है? गुरु जो थी वो कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा इसको शुरू किया गया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर सेकंड पर आ रहे हैं। ये गुरु गोविंद सिंह बोल रहे हैं, देव जी, रोमिल जी, कुर्मी जी ने अंगद लगाया है, बाकी सब गुरु गोविंद पर जा रहे हैं। चलिए तो जिन विद्यार्थी ने जो आंसर लगाया है अंगद,
गुरु अंगद पहले नंबर पर गए हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि जो कि सिख गुरु थे इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और ये गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी थे। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। उनके बाद में इनके जो उत्तराधिकारी बने थे वो गुरु अंगद बने थे। ठीक है ना, ये जो थे ये इनके उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी। ठीक है ना, यानी कि दूसरे गुरु थे ये। गुरु नानक पहले थे, उसके बाद में सेकंड नंबर पर गुरु अंगद आए थे। इनको गुरु नानक जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, है ना। और उसके बाद में इन्होंने गुरु नानक की जो भी वाक्य थे, जो भी शब्द थे, उसका संकलन किया था। ठीक है ना, उस संकलन जो भी रचनाएं थी उनका संकलन करने के लिए इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। ठीक है, जो भी उनके जो वाक्य थे, उनके जो कमेंट्स थे, उन कमेंट्स को रचनाओं में कन्वर्ट करने के लिए गुरुमुखी लिपि का इन्होंने उसकी शुरुआत की और उसमें गुरु नानक जी के जितने भी अनमोल वचन थे वो उसमें लिखे गए। ठीक है, तो सेकंड गुरु थे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। हेलो अतुलकर जी, वेलकम जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला है 58। लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था बताएं। आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां रोकने के लिए, या फिर भारत में शिक्षा सुधार के लिए, या फिर उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। विच वन इज द करेक्ट आंसर बताएं। हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन ने क्यों किया था? चलिए आंसर इसका आना चालू हो गया है। अतुलकर जी 58 का ए बोल रहे हैं, हेमलता जी थर्ड बोल रही हैं, कुर्मी जी सेकंड पर आए हुए हैं, श्याम सिंह बघेल जी पहले नंबर पर हैं, ईसू सेकंड पर आई हुई हैं। चलिए काफी कुछ आंसर मिक्स में आ रहे हैं इसके, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला। हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। ठीक है ना, शिक्षा सुधार इज द करेक्ट आंसर। और ये इसके लिए लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को, ठीक है ना, सर विलियम हंटर, इनका जो पूरा नाम था वो था सर विलियम हंटर, ठीक है ना, उनकी अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया था। ठीक है, और उन्होंने इसमें शिक्षा के सुधार, भारत में शिक्षा सुधार का कार्यक्रम चलाया था, जिसमें कि प्रारंभिक व उच्च शिक्षा के सुधार में महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। किसने? हंटर आयोग ने। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिपन के समय में था। लॉर्ड रिपन उस समय यहाँ के क्या थे? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट सारे क्लियर हो रहे हैं? आर यू कन्विंस्ड दैट फैक्टर? जी श्याम सिंह बघेल जी, ये क्लास डेली रहती है, 3 बजे से भी रहती है ये, और 12 बजे से 2 क्लास चल रही हैं मेरे चैनल पर। आप 12 बजे वाली क्लास पे भी आएँ, मध्य प्रदेश पर है वो क्लास। और 3 बजे वाली क्लास मिक्स क्लास होती है, और उसमें कोई भी एक टॉपिक पर एमसीक्यू चालू करते हैं हम। ठीक है, और उसके लिए एक दिन पहले आपको बता दिया जाता है, नो इशू। ठीक है, आप डेली आइए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, देन यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन विच व्हाटएवर आई एम स्टार्टिंग इनटू माय चैनल, you will get directly by the notification, and immediately you can watch my all the videos and all the live class. Okay, now coming to the next question.
हियर इट इज। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राहुल जी बता रहे हैं हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 में जलियांवाला बाग से संबंधित है। चलिए इसको क्रॉस चेक कीजिएगा, डेफिनेटली इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। चलिए, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फूले या दादू दयाल? कौन सा आंसर सही है इसका, बताएं। चलिए इसका आंसर आना चालू हो गया है। रूमिल जी तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, देव जी पहले नंबर पर हैं। रूमिल जी ने बताया है ज्योतिबा फूले। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहेगा इसका आंसर, फटाफट बताएं। टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, आखिरी में फटाफट करना पड़ता है। चलिए इसका जो आंसर ज्योतिबा फूले लगाया है जिनने, वो बिल्कुल सही लगाया है। ज्योतिबा फूले ने इस पुस्तक को लिखा था जिसका नाम है गुलामगिरी, ठीक है। और ये पुस्तक 1873 में लिखी गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा, ठीक है। और इस पुस्तक में जो भी है वो अमेरिका की जो दास प्रथा थी, ठीक है, उस पे आधारित थी ये गुलामगिरी, ठीक है ना। उस पे आधारित ये बुक थी, दास प्रथा थी, वहां पे जो स्लेवरी सिस्टम था अमेरिका में, उस पर आधारित ये बुक लिखी थी ज्योतिबा फूले ने 1873 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी थी, बताएं। बड़ौदा, अकाट, कुर्ग या हैदराबाद? बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। रूमिल जी पहले पर आ रहे हैं, देव जी सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। देव जी बताइएगा अकाट है कहां पर, ठीक है, फिर बताइएगा ये है कहां पर, हमें भी पता चले। रूमिल जी बड़ोदरा पे आए हैं। चलिए और कोई विद्यार्थी जो आंसर देगा? चलिए ठीक है, सेकंड नंबर जिन्होंने लगाया है वो गलत है, फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। बड़ौदा में स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी, ठीक है ना। बड़ौदा जो उस समय रियासत थी, क्या थी ये बड़ौदा थी एक रियासत, ठीक है ना। और उस रियासत में 1906 में इसको जो प्राइमरी एजुकेशन है इसको अनिवार्य कर दिया गया था, एक कानून बनाया था, अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून पारित किया था। और इसमें 7 से लेके 12 वर्ष के जो बच्चे थे, ठीक है ना, उनको प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन लेना अनिवार्य था, ठीक है। इस एज के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन लेना अनिवार्य था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है पहला नंबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अकोट तमिलनाडु में है, वेरी गुड। ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, लेकिन इसका जो आंसर है वो है बड़ौदा, ठीक है देव जी, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन थी उसमें कांग्रेस की स्थापना में, बताइए। बसोबा सिंह, सुबोध बनर्जी, लाला लाजपत राय या फिर अशोक मेहता? कौन सा आंसर इसका सही है, बताएं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जब की गई थी उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था? चलिए आंसर इसका आना चालू हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आंसर आना चालू हो गया।
चलिए, थैंक यू सो मच कुर्मी जी, आप लोगों ने बताया कि वीडियो लाइक करें। सभी विद्यार्थी लाइक कर दें। बताएं इसका आंसर क्या है। चलिए, आंसर इसका आना चालू हो गया, सभी विद्यार्थी दे रहे हैं। सेकंड थर्ड पे पहुंच रहे हैं। ओके, सो नाउ इज द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन, लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, लाला लाजपत राय ने, ठीक है ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो जिसमें कि ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना, भारत में सबसे पुराने जो व्यापार संगठन है उसमें से एक है। ठीक है ना, ये अंग्रेजों के टाइम की है और उसी समय इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पुरानी संगठन है ये। ठीक है ना, और इसकी जो स्थापना है वो 31 अक्टूबर 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है ना, ठीक है। बाद में ये जो संगठन है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। ठीक है ना, उसके बाद में ये संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, उससे ये जुड़ा रहा। ठीक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो लाला लाजपत राय जी ने निभाई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आगे अगला क्वेश्चन पढ़ें इसको आप। बताएं इसका आंसर अगर आपने पढ़ लिया है तो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। पहली बार राष्ट्रगान, या फिर पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। बताएं। अरे सोनाली जी, रोमिल का हेलो ले लीजिए। 2 बार बोल चुका है रोमिल, हेलो हेलो। आप हेलो नहीं ले रही उनका। कितना परेशान हो रहा है वो। बोलो हेलो रोमिल जी। चलिए, बताएं इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर आना चालू हो गया है। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर है, इसका आंसर है बिल्कुल सेकंड नंबर वाला आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने सेकंड नंबर लगाया है, ठीक है ना, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ठीक है, और ये कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। 1896 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ये पहली बार गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कौन सा राष्ट्रीय गीत है ये? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है वो गाया गया। ठीक है, और इसके बारे में मैंने सब बता दिया है आपको। बंकिम चटर्जी के उपन्यास पर आधारित जो आनंद मठ है उसके अंश से लिया गया है ये। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये जो राष्ट्रीय गीत अभी बाद में ये राष्ट्रीय गीत बना, लेकिन 1937 तक, एक पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, 1937 तक ये राष्ट्रगान रहा। ठीक है, ये इसको राष्ट्रीय गान था ये 1937 तक। भारत की आजादी से पहले ये राष्ट्रीय गान था, बाद में ये राष्ट्रीय गीत बना आजादी के बाद। ठीक है, 1937 तक ये भारत का राष्ट्रीय गान रहा था और बाद में इसको राष्ट्रीय गीत बनाया गया। ठीक है, चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताएं।
महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे या फिर बाल गंगाधर तिलक? बताएं इसका आंसर। विच वन इज द करेक्ट आंसर? महासत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए आंसर इसका आना चालू हुआ कि नहीं हुआ? आई एम वेटिंग। चलिए सोनाली जी थैंक यू, आपने हेलो बोल दिया। बहुत परेशान था रोमिल, हेलो नहीं बोल रही थी आप। सबसे पहले रोमिल को हेलो हेलो बोला कीजिए आप जैसे आए। चलें, बताएं इसका आंसर दें। चलिए आंसर आना चालू हो गया। सत्यम शुक्ला जी सेकंड पर आ रहे हैं, और कोई विद्यार्थी? ईसु जी भी सेकंड पर हैं, अतुलकर जी थर्ड पर आ रहे हैं, कंफ्यूजन है उनको। चलिए महात्मा गांधी, वंदना जी बोल रहे हैं महात्मा गांधी। चलिए महासत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। जिन्होंने सेकंड नंबर लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। सेकंड नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, रिप्रेजेंट किया था, और ये सत्याग्रह हुआ था 20 मार्च 1927 को, ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन से पहले हुआ था ये। गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, उससे पहले ये सत्याग्रह किया गया था, उसके 3 वर्ष पहले, ठीक है। और ये जो सत्याग्रह था ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। महाराष्ट्र में एमएच, महाराष्ट्र का जो रायगढ़ है, रायगढ़ में एक महाद नाम का एक स्थान है, वहां पर यह सत्याग्रह किया गया था। इस कारण से इसका नाम महासत्याग्रह रखा गया, और इसको किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लीड किया था इसको, और ये हुआ था 20 मार्च 1927 को, ठीक है। क्लियर है? जय भीम। नमस्ते विजय वर्मा जी। जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, इस चैनल के साथ में जुड़ रहे हैं, स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो जितनी भी लाइव क्लास मैं लगातार ले रहा हूँ, डेली आ रही हैं, 2 क्लास आ रही हैं, आप सभी को बताना चाहता हूँ। क्लास के बीच में 12 बजे से लेके 12 बजे से 1 बजे तक, और 3 बजे से 4 बजे तक, तो दोनों क्लास से आप जुड़ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ में जुड़ के ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं और एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, और मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चलें, करंट वीडियो को। चलिए ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए बताएं मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? बताएं। सुबोध बनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय या फिर भारत भूषण पांडे? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? बताएं। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? चलिए इसका आंसर आ रहा है, चलिए बताएं। पहले नंबर पर आ रहे हैं आप लोग, और कोई? चलो ईसु जी सेकंड नंबर पर आ रही हैं, और कोई विद्यार्थी जो बताएगा? चलिए इसका जो आंसर है वो है सेकंड नंबर, वीपी वाडिया। वीपी वाडिया इज द करेक्ट आंसर। वीपी वाडिया ने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी, ठीक है ना। और ये मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला रजिस्टर्ड यूनियन था, ठीक है ना। पहला पंजीकृत एक यूनियन थी जिसकी स्थापना की गई थी, और इसकी स्थापना में वीपी वाडिया के साथ साथ वी कल्याण सुंदरम, ठीक है, वी कल्याण सुंदरम ये भी थे। तो इन दोनों ने साथ मिलके इस मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की थी, ठीक है। हो गया क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए।
चलिए बताएं। स्वराज स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलावेच, मराठी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मराठी में ये घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पे की थी बताएं। पुणे जेल में, यरवड़ा जेल में, कोर्ट में, या फिर मांडले जेल में। इसको हिंदी में बोले स्वराज ही मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, और ये मराठी में था। इसकी घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने कहां से की थी बताएं। आंसर आना चालू हो गया। रोमिल जी ने बोला है यरवड़ा जेल में। और कोई सब सेकंड पर आ रहे हैं? चलिए, और कोई बताएगा? मांडले में, अतुलकर जी मांडले। ओके, चलो कम टू द क्वेश्चंस आंसर। ओके, तो हियर द आंसर। कोर्ट में पेशी के दौरान इन्होंने इसकी घोषणा की थी। घोषणा कोर्ट में की थी इन्होंने, ठीक है। और इसी में उन्होंने बोला था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर ही रहूंगा, ठीक है ना। और ये कोर्ट के उस समय कहा था जब इन पर राजद्रोह का आरोप था, ठीक है ना। और इनको 7 वर्ष की सजा दी गई थी। 7 वर्ष की सजा दी गई थी राजद्रोह के आरोप में, ठीक है ना। राजद्रोह किया था और उस समय 7 वर्ष की सजा दी गई थी, है ना, दी गई थी। इसके बाद में इनको 6 वर्ष की कारावास के लिए मांडले जेल भेजा था। 7 वर्ष की सजा दी गई थी और 6 वर्ष ये इन्होंने मांडले जेल में गुजारे थे। लेकिन ये घोषणा जो की थी ये कोर्ट के अंदर की थी। मांडले जेल में ये 6 वर्ष के लिए रहे थे, ठीक है ना तिलक जी, ठीक है। हेलो सत्यम शुक्ला जी। सभी विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आ रहे हैं, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करते हुए चलें। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके लिए। ये आ गया, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? कलकत्ता, सूरत, राजकोट या साबरमती? कौन सा आंसर सही है इसका बताएं। इसका आंसर दें। महात्मा गांधी में कौन सी पुस्तिका जारी की थी और कहां पर की थी? ये पुस्तिका का नाम था हरित पुस्तिका, सॉरी, कहां जारी की थी ये बताएं आप। अतुलकर जी बता रहे हैं केसरी, 1908 में केसरी प्रकाशित लेख के कारण बाल गंगाधर तिलक को मांडली जेल में रखा था। चलिए बढ़िया, चलिए इसका आंसर आना चालू हो गया। इसका आंसर साबरमती भी बोल रहे हैं कई लोग। संतोष कुशराम जी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है बिल्कुल 3rd नंबर इज द करेक्ट, राजकोट इज द करेक्ट आंसर। राजकोट में ही इन्होंने हरित पुस्तिका जो थी वो जारी की थी। और ये जो पुस्तिका थी ये ब्रिटिश सरकार के विरोध में थी, ठीक है ना। जो ब्रिटिश सरकार है उसके विरोध में, ठीक है ना, उसके विरोध में इस पुस्तिका को जारी किया था जिसका नाम था हरित पत्रिका। इसको बोलते थे हरित पत्रिका। हरित पत्रिका राजकोट से जारी की गई थी, ठीक है। If you have any kind of confusion, you can refer your own book. So there will get all the correct information. You can cross check that questions, those questions which is I am running into my live class. Okay. चलिए इसका आंसर दें।
भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अरविंदोनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली या मुकुल डे? कौन सा आंसर सही है इसका, बताइए। गिव मी द करेक्ट आंसर। चलिए आंसर आना चालू हुआ। ओके, एनीबडी हु कैन गिव द आंसर? चलिए रुमिल जी पहले नंबर पर आ रहे हैं। ओके, रुमिल जी ने बिल्कुल सही बताया, अरविंदोनाथ टैगोर। अरविंदोनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी अरविंदोनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। और ये एक गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर थे अरविंदोनाथ टैगोर। ये जो सरकारी आर्ट स्कूल था उसमें ये टीचर थे। ठीक है ना। और उन्होंने इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये लीजिए। चलिए बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1941 में, 42 में, 43 में या फिर 45 में? बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? बताएं आंसर इसका। चलिए आंसर आना चालू हो गया। सत्यम शुक्ला जी तीसरे पर आ रहे हैं, थर्ड नंबर मैक्सिमम। काफी विद्यार्थी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। चलिए बिल्कुल बढ़िया। थर्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ठीक है। और इसकी सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? यहाँ नहीं की थी, सिंगापुर में, याद रखिएगा। सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी 1943 में, है ना। अंतरिम सरकार जिसको कि बोलते थे हुकूमत हिंद। क्या बोलते थे? हुकूमत हिंद। हुकूमत हिंद के नाम से ये अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। और इसमें जो दूसरे राष्ट्र थे, ठीक है ना, जिन्होंने समर्थन किया था वो कौन कौन से थे? एक तो था जापान, दूसरा था नाजी यानी कि जर्मनी। नाजी जर्मनी बोलते थे इनको। ठीक है ना। जर्मनी और इटली, ये सारे देश उन्होंने सहयोग किया था इस सरकार की स्थापना करने में। और इसमें सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। ये तीन इन्होंने कार्य संभाला था। एक तो प्रधानमंत्री बने थे ये, दूसरे रक्षा मंत्री बने थे ये, और विदेश मंत्री। ये तीनों के तीनों प्रभार इन्होंने संभाले थे। और इसमें रास बिहारी बोस थे, ठीक है ना, वो इनके मुख्य सलाहकार थे। मुख्य सलाहकार इनको बनाया गया था। ठीक है, मुख्य सलाहकार बनाया गया था इसको। चलिए मैंने काफी कुछ फैक्ट इसमें बताया आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी?
बताएं। हिंद व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर माय ट्रुथ। गांधी जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? पच्चीस मई को रास बिहारी बोस जी का जन्मदिन है। चलिए बढ़िया है। बताएं इसका आंसर। ओके, इसका आंसर देना चालू किया लोगों ने, सभी विद्यार्थी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सेकंड नंबर लगाया है, हिंद स्वराज इज द करेक्ट आंसर। हिंद स्वराज नाम की पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1909 में। 1909 में ये पुस्तक लिखी गई थी और इस पुस्तक में आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में, ठीक है ना। एक तो स्वराज तो था ही इसमें, क्योंकि नाम ही हिंद स्वराज है, ठीक है। उसके साथ में आधुनिक सभ्यता, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण, ठीक है ना, इसके बारे में पूरा लिखा गया था, ठीक है ना, जानकारी थी इसमें। और इसका नाम था हिंद स्वराज और महात्मा गांधी ने 1909 में ये पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके लिए। बताएं, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते हुए चलें और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बताएं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? बताइए किस राज्य ने ये फरमान जारी किया था? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर अहमदनगर। अंग्रेजों ने मुक्त व्यापार का सुनहरा फरमान जारी किया था, बताएं। चलिए इसका आंसर 70 का पहले नंबर पे आ रहे हैं। बाकी कोई विद्यार्थी अच्छा बी पर भी आ रहे हैं। अच्छा कंफ्यूजन भी है ईशू जी को पहले नंबर पे। ओके, सो करेक्ट आंसर, चलिए अच्छा अतुलकर जी थर्ड पर आ गए। चलिए बिल्कुल सही, गोलकुंडा, गोलकुंडा इज द करेक्ट आंसर। गोलकुंडा जो राज्य था वहां पर अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का सुनहरा फरमान जारी किया था और ये किया था 1632 में। 1632 में, ठीक है ना, अंग्रेजों का गोलकुंडा के साथ में मुक्त व्यापार का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ था, याद रखना। 1632 में गोलकुंडा के साथ में, ठीक है। और इससे पहले गोलकुंडा 500 पैगोडा, पैगोडा चलता था प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष लेता था ये, लेकिन बाद में इससे इसको मुक्त कर दिया गया था। गोलकुंडा के राज ने इसको मुक्त कर दिया था और ये फ्री ट्रेड करते थे, ठीक ना, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेडिंग इन्होंने चालू कर दी थी, ठीक है। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन रिमेनिंग। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन शेष रह गए हैं इस क्लास के। चलिए बताएं इसका आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? जो बॉम्बे है उसको पुर्तगालियों से इन्होंने प्राप्त किया था, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बताएं 1663, 1668, 1670 या फिर 1689। बताएं।
हाँ जी, बताएं इसका आंसर क्या है। ओके, अभी रोमिल जी बता रहे हैं पहले नंबर पर। और कोई विद्यार्थी? अनिल जी भी पहले नंबर पर आ रहे हैं। चलिए चलिए, एक्चुअली क्वेश्चन ही कुछ ऐसे हैं कि डीपली स्टडी करेंगे तभी अपन समझ पाएंगे। इसका जो आंसर है वो है 1668। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बॉम्बे जो है वो पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। और ये अंग्रेजों की पुर्तगाली जो राजकुमारी थी, ठीक है ना, उनके साथ में किसी अंग्रेज का विवाह हुआ था। और विवाह में ये बॉम्बे उनको एक प्रकार से एक डॉरी में, एक दहेज में दिया गया था। ठीक है ना, ये इस तरीके की कुछ जानकारी है मेरे पास में थोड़ी सी। और इसमें उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया ने तुरंत ही इसको अपने अंडर लिया। और उसके बाद में इससे पहले अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो था सूरत। सूरत हुआ करता था, सूरत हेडक्वार्टर था। लेकिन जैसे ही बॉम्बे इसको प्राप्त हुआ तो हेडक्वार्टर क्या बना, जो हेडक्वार्टर था वो बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया, मुख्यालय अपना। ठीक है ना, तो 1668 में ये पुर्तगालियों से इनको प्राप्त हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के बाद में मुंबई दहेज में मिला था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ था, मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा था तो मैंने आपको बताया। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था और उसमें दहेज में दिया गया था ये। ठीक है, ये आ गया। अगला क्वेश्चन आ गया, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या एस सत्यमूर्ति? बताएं। इसका आंसर दें। चलिए, आंसर रुमिल जी पहले पर आ रहे हैं। और कोई विद्यार्थी जो बताना चाहेगा इसका? कमान, क्विकली दें, फटाफट दें आंसर इसका। चलिए, इसका आंसर बिल्कुल सही है, रुमिल जी ने दिया है। विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर। विनोबा भावे को ही ये व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने सबसे पहले चुना था। ठीक है ना, जो अगस्त प्रस्ताव था, क्या था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सवने अवज्ञा आंदोलन की करने का सुझाव दिया था। ठीक है ना, और इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था। जो पहले थे वो विनोबा भावे थे, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आए थे, उनको चुना था जवाहरलाल नेहरू को। तो सबसे पहले सत्याग्रही के लिए चुना गया था विनोबा भावे को, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है। ये आ रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? वो जब कार्यकाल में थे तभी। जी बिल्कुल, रुमिल जी ने बताया, भूदान आंदोलन के प्रणेता रहे हैं विनोबा भावे जी। जी बिल्कुल, भूदान आंदोलन था, इनके नेतृत्व में किया गया था। चलिए बताएं, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, डलहौजी या हार्डिंग?
चलिए बताएं, इसका आंसर आना चालू हो गया शायद। चलिए, पहला नंबर, दूसरा नंबर सभी लोग दे रहे हैं, सेकंड नंबर मैक्सिमम दे रहे हैं। हेमलता जी भी सेकंड नंबर पर आ रहे हैं, रोमिल जी भी सेकंड पर, राहुल जी भी सेकंड पर और अनिल यादव जी पहले नंबर पर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका जो आंसर है, जिन्होंने पहला सुना है वो बिल्कुल सही चुना है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो थे, ठीक है ना, एकमात्र वायसराय थे भारत के, ठीक है ना, जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। याद रखिएगा, सिर्फ एक ही थे जिनकी हत्या की गई थी, ठीक है ना, इनके कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के समय इनकी हत्या की गई थी। और ये हत्या कहाँ हुई थी? ये हत्या हुई थी अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में। अंडमान जो द्वीप है, ठीक है ना, अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में एक बार ये निरीक्षण के लिए गए थे वहां पर, ठीक है ना। उस यात्रा के दौरान एक पठान ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है, पठान ने हत्या की थी और ये हुई थी 1872 में, 1872 में। और सिर्फ एक यही वायसराय रहे थे जिनकी की कार्यकाल के दौरान हत्या की गई थी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए, 1 घंटा पूरा गुजर गया, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय लगता है। चलिए, ये 24वां क्वेश्चन है, ढाका स्थित एहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? जो ढाका है वहां पे एहसान मंजिल है, वो किस कारण से प्रसिद्ध है बताइए। मुस्लिम लीग की स्थापना, पाकिस्तान प्रस्ताव, जिन्ना गांधी वार्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। ढाका में एहसान मंजिल है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1872 में हेमंत सोनारे जी, मेयो ने सबसे पहले जनगणना शुरू की थी, बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ गया इसका, सभी विद्यार्थी दे रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, बिल्कुल सही आंसर है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और इसके लिए ये एहसान मंजिल का जो पैलेस है, ये इसी के कारण से ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और उसकी नींव रखी गई थी और ये 1906 में हुई थी। ये आपको सन जरूर याद रखना है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? ढाका में इसकी स्थापना हुई थी और ढाका में है ये एहसान मंजिल पैलेस और इसकी स्थापना की थी आगा खान द्वारा, ठीक है ना। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, जिसमें कि लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान इसके प्रमुख नेता थे और उनके नेतृत्व में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में, ठीक है। बाकी के मोटो मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए, हेमंत सोनारे जी बता रहे हैं 30 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वीरेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? वीरेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे बताएं आप लोग। इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर या महासत्ता, बताइए। इसका आंसर दें। इस क्वेश्चन का भी आंसर दें फटाफट। सभी विद्यार्थी मेरी वीडियो को लाइक करते हुए चलें और जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। चलिए, इसका भी आंसर आ गया, सोनारी जी सेकंड पर आ रहे हैं, रोमिल जी भी सेकंड पर आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल सही आपका आंसर है जुगांतर।
जुगांतर नाम का एक समाचार पत्र था जिसको कि वीरेंद्र घोष ने, ठीक है ना, वीरेंद्र घोष ने इसकी स्थापना की थी और ये एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था, ठीक है ना, बंगाली क्रांतिकारी अखबार था ये। और इसकी शुरुआत 1906 में की गई थी, जिसमें वीरेंद्र घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र दत्ता, ये 3 लोगों ने, ठीक है ना, मिलकर इसकी स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा नाम, अविनाश भट्टाचार्य लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, और भूपेंद्र नाथ दत्ता और वीरेंद्र घोष, इन तीनों ने मिलके इसकी स्थापना की थी, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल क्लास अबाउट इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। बिल्कुल अतुलकर जी, बंगाली देशभक्ति बाइबल था, स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा का स्रोत, आनंदमठ बना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 1 घंटा 6 मिनट की क्लास हो गई है। तो सभी विद्यार्थी जो भी नए जुड़े हुए हैं वो लगातार क्लास के साथ आते रहें। दोपहर 12 बजे मध्य प्रदेश पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जिले के ऊपर में क्लास चल रही है। हर जिले को अलग अलग एक ही क्लास में लिया जा रहा है। हर रोज एक जिला कंप्लीट हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर मिक्स क्लास रहती है MCQ की 3 बजे से। तो सभी विद्यार्थी लगातार मेरी क्लास के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। कल फिर मिलते हैं हम दोपहर 12 बजे, ठीक है। और उसमें मैं बताना चाहूँगा दोपहर 12 बजे हम अशोकनगर जिला लेंगे। जो भी मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम अशोकनगर जिले के ऊपर में अगली लाइव क्लास 12 बजे से लेने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में कल हम फिर मिलेंगे अगली क्लास 3 बजे से, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर ही आधारित होगी, ठीक है ना। दोनों के बारे में आपको अभी बता दिया मैंने। आप सभी लोग लगातार जुड़े रहें। कल भी हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे और दोपहर 12 बजे अशोकनगर जिला, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट इवनिंग, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। रुमिल जी को बाय बोल दीजिए जी, सोनाली जी। उन्होंने हेलो भी बोला था, आप बाय भी बोलिए एक बार। बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।